का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 12 मॉडल सेट पेपर 2 टर्म 2 का ये जो सॉल्यूशन है मैं आपको सारा का सारा इस वीडियो में कराऊंगा मॉडल सेट का। तो आप सही बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तभी आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। देखिए सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन आपसे मालूम होगा कि टोटल 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। टोटल 1.5 घंटे समय मिला। टोटल क्वेश्चन आपको 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला जो आपका खंड क है या जिसे आप कह सकते हैं सेक्शन है, उसमें टोटल क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन पूछा गया जिनमें किन्हीं 5 का आपको क्या करना जवाब देना है और हर सवाल पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे। फिर सेक्शन बी या फिर सेक्शन जो आपका सेकंड सेक्शन है खंड ख है या फिर सेक्शन जो भी आपका है उसमें 8 से लेकर 14 सवाल पूछेगा। टोटल 6 सवाल में किन्हीं 5 का जवाब देना है और एक पे आपको 3 मार्क्स मिलने हैं। टोटल यहाँ से आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक आपको 4 सवाल दिए गए और 3 सवालों के नहीं जवाब देना है और अधिकतम देखिए बोला है कि आप 100 शब्दों में लिख सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको कितना मार्क्स मिलने वाला, 5 मार्क्स मिलने वाला है। अब देखिए हमारा जो पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। फिर सेकंड सवाल हमारा स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों ने लगान के रूप में वसूली की गई धनराशि कितना भाग जमींदार अपने पास रखते थे। फिर 1857 की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चौरी चौरा घटना और कब और यह किस राज्य में घटित हुई थी। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए पहला जो हमारा खंड का है जिसमें आपको टोटल 7 सवाल पूछे गए और किन्हीं 5 का जवाब देना है। तो चलिए हम एक एक करके सबका जवाब अब मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल का देखिए आंसर कि तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया। तो ये जो तुजुके ए बाबरी जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, देखिएगा जो बाबर की क्या बायोग्राफी है, ठीक है, आत्मकथा है जिसे बाबर में स्वयं लिखा है और कौन सी भाषा में लिखा है, तुर्की भाषा में लिखा है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल 2 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला हमारा सवाल पूछा गया था हमसे कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर किसानों लगान के रूप में वसूली के ये धनराशि को कितना भाग जमींदार अपने पास थे। तो याद रखिए जमींदार जो थे भू राशि के कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था और जो 1/11 भाग बचता था, ठीक है, टोटल आपके पास 11 भाग 10 भाग आप क्या देते थे, कंपनी देते थे और 1 भाग जो रहता था वो अपने पास खुद रखते थे। तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार किसको मिलता था, जमींदार को ही मिल जाता था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 18। ये सवाल आपके एग्जाम में छपेगा बच्चों, इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि 1857 के समय विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग था। चौरी चौरा घटना ये भी आपसे सवाल पूछा है कब और किस राज्य में घटी। तो याद रखिए 4 फरवरी 1922 को कौन से वर्तमान में हमारे जो उत्तर प्रदेश है उस टाइम क्या चलता था, वहां के गोरखपुर जिले में क्या घटना घटी थी, चौरी चौरा घटना घटी थी। फिर ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा ऑल इंडिया ऑफ मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में बंगाल के ढाका जो आज हमारा वर्तमान में क्या है बांग्लादेश है, वहां पर क्या हुए थे, इसका जो स्थापना वहां हुई थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आपको पूछा जाएगा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा था उसका निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था। तो याद रखिए गुजरात विजय पर उसने क्या करवाया था, 1602 ईस्वी में इसी बुलंद दरवाजे का अकबर ने क्या निर्माण करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल करिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन तो पूछा ही जाएगा आपसे कि 8 अगस्त 1942 में क्या स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ, मुंबई से स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिक भी करवा दिए। फिर देखिए जो आपका खंड ब इन सेक्शन बी है जिसमें आपको टोटल 6 सवाल पूछे गए हैं और किन्हीं 5 का आपको जवाब देना है। जिसमें पहला सवाल हमसे पूछा हुआ है कि दीने इलाही से आप क्या समझते हैं। पहले देखिए अकबर ने क्या किया था, 1852 ईस्वी में दीने इलाही नामक क्या के नए धर्म का प्रतिपादन किया था। इसमें प्राय सभी धर्मों के साथ तो लिए गए थे। इसमें बाह्य आडंबर एवं रीति रिवाज नाम मात्र के थे। इसमें हृदय की पवित्रता और आचरण की शुद्धता पर विशेष जोर दिया गया था। अकबर ने बलपूर्वक इस धर्म को किसी पर लादने की कोशिश नहीं की थी, ना ही इसका प्रचार किया था। ठीक है, इस कार्य इस धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ही कम थी कि इस धर्म को जहाँ प्रचार किया गया था तो वहां पर क्या था, इसके जो अनुयायी मतलब इसको सपोर्ट करने वाले या फिर जो भी शिष्य थे बहुत ही कम थे और राज दरबार के बड़े बड़े सरदार तथा सरकारी अफसरों भी इसे अपनाया नहीं अपनाया था। यही कारण इस धर्म को कभी लोकप्रियता प्राप्त नहीं और अकबर की मृत्यु से इसका भी अंत हो गया। तो याद रखिए दीने इलाही क्या एक धर्म है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, अकबर के द्वारा 1582 इसमें स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि संथाल और पहाड़ियों के बीच लड़ाई हल और कुदाल के बीच लड़ाई थी, सिद्ध कीजिए इस कथन को कि हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए याद रखिए इतना बड़ा आपको जवाब नहीं देना क्योंकि मानते हैं हिस्ट्री है लेकिन बोला हुआ लिमिटिंग वर्ड में कि वो 1.5 घंटे का समय है तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप यहीं से टिक कर लीजिएगा, वो नहीं करना है कि राजमहल के क्षेत्र में संथालों का आगमन 1800 ईस्वी के आसपास हुआ था। प्रारंभ में पहाड़ी लोगों ने इसका तीव्र प्रतिरोध किया लेकिन संथालों ने वहां से घुमंती करने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे
नीचे के लिए ढालों पर क्या भगा दिया और वहीं बच गया। 1832 में कंपनी सरकार ने उस क्षेत्र के एक बड़े इलाके को दामिन इको के रूप में सीमांकित कर दिया। इसे संतालों को भूमि घोषित कर दिया। संताल इस इलाके में हल चलाकर मिट्टी को उलट-पुलट कर खेती करने लगे। इसके कारण वे एक ही जमीन पर हर वर्ष खेती करने लगे और स्थायी किसान बनकर एक स्थान पर बस गए। इस प्रकार संथाल और पहाड़ियों के बीच लड़ाई हल की सहायता स्थायी खेती करने और संथाल और कुदाल के बीच से सहायता से घुमंतू खेती करने वाले पहाड़ियों के बीच लड़ाई रहेगी। तो बस यहीं से आप आंसर टिक कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो, ये खत्म आपका जवाब। अगला सवाल है हमारा, ये आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करिएगा कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण नीति क्या थी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेस कह सकते हैं इस इंग्लिश में कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति, जिसे राज्य अपहरण नीति कहा जाता है, द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। इसी कारण डलहौजी ने अपहरण नीति द्वारा गोद लेने की प्रथा का विरोध किया था तथा कुशासन का बहाना अनेक राज्यों को हड़प लिया, ब्रिटिश राज्यों में मिला दिया। उसने अनेक अन्यायपूर्ण ढंग से कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों से अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया और वहां के लोकप्रिय नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता निर्वासित कर दिया। वहीं बहुत से निसंतान राजा को गोद लेने के अधिकार से वंचित करने उनके राज्य को कंपनी राज्य मिला दिया गया। सतारा हो गया, महाराष्ट्र का नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदय, बाछत और जयपुर को अपहरण नीति द्वारा ब्रिटिश। तो देखिए आपको उतना बड़ा नहीं कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक कर दीजिएगा, बस आपका आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन। ये तो आप मार्क कर लीजिए, VBI सवाल कि आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, इसके क्या प्रमुख कारण थे। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा 1942 में स्टार्ट हुआ था। क्या कारण थे, देखिए पहले बात तो याद रखिए, कृष्ण मिशन की असफलता, जनता में स्वतंत्रता आंदोलन देखिए के प्रति जो नया जोश था वो जाग चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के दूसरे विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसका भी क्या करा था, प्रभाव पड़ा था। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में क्या मुंबई में क्या स्टार्ट किया था, भारत छोड़ने क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करिएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार, हमारे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये क्या होती है, ये हमें बताना भारतीय संविधान के अनुसार। देखिए ये है हमारा कि धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को क्या कहा जाता है कि धर्म में, देखिए हमारा राज्य में देखिए धर्म को क्या करना, पूरी तरह अलग रखना, उसका विचारधारा अलग, यही धर्म निरपेक्षता कहलाता है, सेकुलरिज्म जो कहलाता है। कि भारतीय संविधान द्वारा भारत को क्या घोषित किया हुआ धर्म निरपेक्ष, जहाँ पर देखिए कोई भी राज्य बड़ा, कोई भी धर्म बड़ा नहीं है, कोई भी धर्म छोटा, सभी धर्मों का क्या है, समान क्या है, अधिकार है, सभी को समान, आपको जो इच्छा आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। यही क्या है, पूरा पूरी आपका धर्म निरपेक्षता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार कहा हुआ है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक टिक करिएगा, आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, उतना बड़ा आपको याद नहीं करना है। फिर देखिए मुगल मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन की क्या थी, प्रमुख व्यवस्था थी। मनसबदार मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के सिर पर एक क्या था, एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था। मनसबदार पर राज्य के सैनिक एवं नागरिक मामलों दोनों की जिम्मेदारी थी। मनसबदारी व्यवस्था में सैनिक और असैनिक सेवाओं में कोई अंतर नहीं था। काजी एवं सदर को छोड़ प्राय सभी विभाग कर्मचारियों को सैनिक सेवा के लिए तैयार रहना पड़ता था। तो ये व्यवस्था है क्या, ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा बस ये एक व्यवस्था है। तो आप यहाँ से टिक करिएगा, यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना, यहाँ लास्ट में था तक टिक कर लीजिएगा, बस यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 और 5 लिखिएगा। फिर देखिए 1857 की क्रांति संबंधी 3 प्रमुख केंद्र तथा वहां के देखिए 1857 की जो क्रांति है उसमें 3 प्रमुख केंद्र बताने, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट जहाँ स्टार्ट हुए थे और वहां का जो लीडर था वो हमें बताना। तो दिल्ली का जो लीडर कौन था उस टाइम, बहादुर शाह चल रहा था। कानपुर नाना साहेब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार का बाबू कुंवर सिंह। ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे जिन्होंने क्या 1857 क्रांति में सबसे मेजर रोल प्ले किया था। ठीक है, फिर हमारा खंड सा है जो दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें 3 क्वेश्चन जवाब देना है। और देखिए 100 वर्ड से आप जितना ज़्यादा लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए हिस्ट्री है, 5 नंबर का सवाल बोला ही हुआ है कि मैक्सिमम आपको क्या करना है, 100 वर्ड लिखना है। 100 से कुछ ज़्यादा चल लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए इतना बड़ा आंसर आप खुद देखिए, क्या ये 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहला ही सवाल हमसे पूछा कि मुगल काल में अभिजात वर्ग की विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना है। फिर दूसरा जो हमसे सवाल पूछा हुआ है कि पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस रूप से भिन्न थी, ये पूछा हुआ है हमसे। फिर अगला है 1857 के विद्रोह के परिणाम, ये इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग मार्क करिए जो आपके एग्जाम में बच्चों पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या क्या हुआ था। ठीक है, और ये सवाल अगर कि नमक सत्याग्रह के पृष्ठभूमि एवं उद्देश्यों के जो नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल मार्क है जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमसे पूछा हुआ है कि संविधान निर्माण
संविधान निर्माण के प्रारूप समिति की भूमिका वर्णन करिए। और ये तो मैं आपको बताता हूँ पूछा ही जाएगा एग्जाम में, क्योंकि हिस्ट्री का ऐसा कोई भी आप नॉर्मल एग्जाम दे दीजिए, जाके कोई भी हाई लेवल के एग्जाम दीजिए, यहाँ पर संविधान से और प्रारूप समिति से आपके सवाल ना पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसी इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या हुआ गठन हुआ था। इस समिति का देखिए मुख्य कार्य क्या था, परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का अवलोकन करना है कि संविधान कैसा है और उनको समावेश करके विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना है। फिर उसके बाद देखिए आप इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, उतना बड़ा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए इस समिति ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में प्रस्तुत की। संविधान सभा में इस रिपोर्ट पर 3 क्या हुए थे, वाचन हुए थे, जो निम्नलिखित है। प्रथम वाचन देखिएगा यह 4 नवंबर से कब तक चला, 9 नवंबर तक चला। इसमें प्रारूप संविधान के प्रकाशन के बाद संविधान में संशोधन के लिए अनेक सुझाव प्रस्ताव हुए। फिर द्वितीय वाचन दिया, फिर तृतीय। तो आप लोग क्या करिए, सबसे अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि आपको संविधान सभा का प्रारूप समिति का क्या करना है, बताना है। तो आप लोग पहले यहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप लोग करिएगा। फिर देखिए आप लोग क्या कर दीजिएगा कि 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन डेट लिख दीजिएगा, कब से कब तक, किसका कहाँ तक हुआ था। तृतीय वाचन क्या करना छोड़ दीजिएगा। फिर संविधान के शेष भाग को यहाँ से टिक कर लीजिए। तो इतना इंपॉर्टेंट टिक करिए यहाँ से। फिर जो नमक सत्याग्रह था, ठीक है, नमक सत्याग्रह आप टिक कर सकते हैं। पृष्ठभूमि के यहाँ से पहले यहाँ इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। फिर आप लोग टिक करिएगा यहाँ सेकंड में। तो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, आपको जितने भी अच्छा पॉइंट है कम से कम आप क्या करिए 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। 3 पॉइंट बहुत होते हैं 100 वर्ड बनने के लिए आपके। फिर 1857 की जो विद्रोह था उसके परिणामों का उल्लेख करना है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका देखिए विद्रोह का परिणाम क्या था ये हम बताना है। तो यहाँ से लेकर क्या करिएगा यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर अगला जो हमारा है संथाल पहाड़ी लोगों की आजीविका जो संथाल से कैसे भिन्न थी ये हमें बताएं। तो देखिए पहाड़ी लोगों की खेती कुदाल पर करती थी। यह राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहते थे। वे हल को हाथ लगाना पाप समझते थे। दूसरी ओर संथाल हल की खेती यानी कृषि सीख रहे थे। ये गुजारिया पहाड़ियों की तलहटी में रहने वाले लोग थे, ठीक है। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, दोनों किससे भिन्न ये बताना है। तो देखिए टोटल आपको 4 पॉइंट दिए, आप किन्हीं 2 पॉइंट का इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 100 वर्ड से आपको क्या करना है, कम लिखना है, मैं बता देता हूँ। फिर जो हमारा क्वेश्चन पूछा मुगल काल में, तो देखिए इसमें टोटल 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में किन्हीं आपको 3 पॉइंट को लिखिएगा कि विभिन्न जातीय और धार्मिक समूह भर्ती, फिर जात और सवार, फिर सैन्य अभियानों में भाग लेना। तो इतने टोटल इंपॉर्टेंट सवाल आपके बनते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इंपॉर्टेंट सवाल सबसे पहले टिक करते हैं। देखिए पहला सवाल, इसमें 7 के साथ आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना है, ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं। फिर दीने इलाही धर्म, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क लीजिए आप लोग। लॉर्ड डायलॉजी वाला, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये तो करके ही जाना है आप सभी बच्चों को, इसमें कोई राय नहीं है, ठीक है। फिर आप 1857 की क्रांति संबंधी 3 प्रमुख केंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लीजिए। फिर आप यहाँ से टिक करिएगा 1857 की विद्रोह के परिणामों को क्या हुआ था। फिर नमक सत्याग्रह वाला, और फिर हमारा लास्ट का जो सवाल था संविधान निर्माण की प्रमुख समिति। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट सवाल करें, आप इस सवालों को करके जाइए, आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको पूरा मॉडल सेट पेपर 2 जो टर्म 2 का है वो सॉल्व करा दिया। आगे भी आपको मॉडल सेट पर 3, 4, 5 से सवाल भी सारा सॉल्व भी करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक भी करवा दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।